अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद नोमान जलील और मैं हूं आपका टीचर नोमान जलील। चैप्टर नंबर 5 एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के अंदर अब तक हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ा और उससे रिलेटेड डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल को डिस्कस किया। लास्ट लेक्चर में हमने इंथॉल्पी चेंजेस को डिटेल में डिस्कस किया, जिसमें हमने डिफरेंट इंथॉल्पी स्टैंडर्ड कंडीशन पे डिस्कस की। स्टैंडर्ड इंथॉल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड इंथॉल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड इंथॉल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन एंड उसके साथ बहुत सी इंथॉल्पी चेंजेस को डिस्कस किया और इनकी सिंपलाइजेशन को डिस्कस किया। जैसे कि आप जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कहता है, जिसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, जिसके मुताबिक ना ही एनर्जी बनाई जा सकती है ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सो ये लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये केमिकल रिएक्शन पे भी अप्लाई होता है। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम जर्मेन हैसेस या हैस, इन्होंने 1840 में एक लॉ फॉरवर्ड किया, एक लॉ पेश किया जो कि हैसेस लॉ ऑफ हीट ऑफ समेशन के नाम से बुक्स में आपको मिलता है। जैसे अगर बात करते हैं, द लॉ इज हैसेस लॉ। बेसिकली दिस इज हैसेस लॉ विच इज given by Mr. Germain Hess in 1840। अब ये लॉ किसके बारे में है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक ना ही एनर्जी को बनाया जा सकता है ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये लॉ अप्लाई किया जाता है जब केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो केमिकल रिएक्शन में इंथॉल्पी चेंजेस जो हैं वो रिमेन सेम रहती हैं डिफरेंट रूट्स के थ्रू। जैसे कि मिसाल के तौर पर हैसेस लॉ की अगर बात करें, हैसेस लॉ ने 1840 में लॉ जो फॉरवर्ड किया जिसको हम हैसेस लॉ भी कहते हैं या हैसेस लॉ ऑफ हीट ऑफ कंटेंट या हीट समेशन भी कहते हैं हम, डिफरेंट नेम्स हैं हमारे पास हैसेस लॉ के। इनके मुताबिक अगर हम किसी एक ऐसे रिएक्शन को, लेट्स से वी आर टेकिंग एग्जांपल कि A प्लस B, ये दो रिएक्टेंट्स हैं हमारे पास, लेट्स से वी आर टेकिंग रिएक्टेंट्स A एंड B। अगर हम इनको रिएक्शन करवाते हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं C प्लस D, सो नाउ A एंड B goes to the C and D, these are the प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट ने मिलकर प्रोडक्ट बनाया। दिस इज द डायरेक्ट रूट कि A और B आपस में मिले और वो C और D में कन्वर्ट हो गए, वो प्रोड्यूस कर दिया उन्होंने C और D को। अगर हम इसकी जगह कहते हैं कि अगर A और B पहले जाएं D प्लस E एंड देन ये जाएं C प्लस D में, लेट्स से अगर हम यहां D की जगह कोई और सिंबल ले लेते हैं, E एंड F कर देते हैं, E प्लस F। You can take any symbol E प्लस F and it goes to the C plus D। ये आपके पास एक अलग से रूट आ गया। This is the indirect route। इसको हम क्या कहेंगे? हम This is indirect route। दिस इज इनडायरेक्ट रूट नंबर 1। हम दो रूट को मजीद एक रूट को और डिस्कस करते हैं ताकि आपको मजीद क्लियरिफिकेशन हो जाए। अगर ए बी पहले जाए x प्लस वाई के अंदर एंड देन एक्स वाई ट्रांसफॉर्म हो जाए C प्लस D के अंदर, सो यहां पर अगर आप देखें तो ये एक ऑल्टरनेटिव रूट, अगेन इनडायरेक्ट रूट आ गया, जो आपके पास A B पहले जा रहा है XY में एंड देन जा रही है कंडीशन C प्लस D, जो प्रोडक्ट हमें फाइनल मिल रहा है। सो दिस इज अनदर इनडायरेक्ट रूट। इसको हम इनडायरेक्ट रूट नंबर 2 कहते हैं। अब यहां समझे हैसेस लॉ क्या बयान करता है। हैसेस लॉ हमें क्या सिखाता है कि जब कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाता है और वो सिंगल डायरेक्ट रूट में फॉरवर्ड होता है या डायरेक्ट रूट फॉलो करता है, और अगर हम उसी रिएक्शन को डिफरेंट मल्टीपल स्टेप में कैरी आउट करवाते हैं, जैसे ए बी ई एफ में चला गया एंड ई एफ सी डी में चला गया, अल्टीमेटली द लास्ट थिंग इज सी प्लस डी जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। सो यहां से ए बी
डायरेक्ट सी डी में चला गया, दिस इज द डायरेक्ट रूट। और ये अगर पहले इनडायरेक्ट रूट की बात करें तो पहले ए बी ई एफ में गया एंड देन ई एफ कन्वर्ट हो गया सी प्लस डी के अंदर। और यहां अगर देखें सेकंड रूट के अंदर ए बी एक्स वाई में गया और एक्स वाई कहां चला गया, सी प्लस डी के अंदर। अब यहां समझने की बात है हेसिस लॉ को, कि हेसिस लॉ क्या कहता है कि जो कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है रूट से, वो इंडिपेंडेंट होता है कितने स्टेप्स उसके अंदर हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर ए बी को कन्वर्ट करने में सी प्लस डी की एनर्जी जितनी भी रिक्वायर्ड है उतनी ही एनर्जी ए बी को पहले ई एफ और ई एफ से सी डी में करने में उतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। इट मींस एनर्जी विल रिमेन सेम। एनर्जी अगर कोई रिएक्शन एक स्टेप में फॉलो हो रहा है और अगर वही रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में फॉलो होगा तो एनर्जी दोनों सूरतों में बराबर होगी, एनर्जी सेम रहेगी। इट मींस अगर हम यहां बात करते हैं डायरेक्ट रूट की, अगर ये डायरेक्ट रूट जो है हमारे पास, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं द एंथैल्पी चेंज ऑफ डायरेक्ट रूट इज डेल्टा एच। अगर हम डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं और अगर हम फर्स्ट रूट को लेते हैं इनडायरेक्ट रूट को, ए बी को ई एफ में कन्वर्ट करने के लिए डेल्टा एच वन रिक्वायर्ड था आपको, ये जो इन्वॉल्व हुआ डेल्टा एच वन हुआ। और ई एफ को सी डी में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारे पास एनर्जी एंथैल्पी चेंजेस हुई वो हमारे पास डेल्टा एच टू है। अब जरा इस बात को समझिएगा, हम सिर्फ यहां पर इनडायरेक्ट रूट वन को फॉलो कर रहे हैं, आपको दूसरा रूट इसलिए समझाया गया है ताकि अंडरस्टैंडिंग बेहतर से बेहतर हो सके। ए बी सी डी में कन्वर्ट हुआ और डेल्टा एच इसकी एनर्जी इन्वॉल्व थी, डेल्टा एच एनर्जी यूज हुई, हीट ऑफ फॉर्मेशन हुई या हीट ऑफ सब्लिमेशन, ये कोई भी एनर्जी हम यूज कर सकते हैं एंथैल्पी चेंज। तो डेल्टा एच इज रिक्वायर्ड, डेल्टा एच इज देयर टू कन्वर्ट ए बी इनटू सी प्लस डी। बट अगर हम इनडायरेक्ट रूट की बात करते हैं तो यहां से ए बी से लेकर ई एफ तक जो एनर्जी है वो डेल्टा एच वन है और ई एफ से लेकर सी डी तक डेल्टा एच टू है। अब अगर हम अप्लाई करते हैं हेसिस लॉ को अप्लाई करते हैं तो हेसिस लॉ के मुताबिक अप्लाइंग हेसिस लॉ क्या कहता है कि अगर एनर्जी आपकी डायरेक्ट रूट मतलब सिंगल अगर स्टेप में अगर कोई रिएक्शन हो रहा है उसकी एनर्जी मल्टीपल स्टेप की एनर्जी के बराबर होगी, मतलब एनर्जी सेम रहेगी। इसलिए हम हेसिस लॉ को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। हमने क्या कहा कि हम हेसिस लॉ को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट मींस एनर्जी विल रिमेन सेम, एनर्जी सेम रहेगी, एनर्जी में तब्दीली नहीं आएगी कि अगर कोई एक केमिकल रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा है या वही केमिकल रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा है, बट एनर्जी विल रिमेन सेम। तो हम यहां पर रूट नंबर वन को अप्लाई कर रहे हैं हेसिस लॉ, तो यहां पर मैथमेटिकली हेसिस लॉ क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू। इट मींस कि आपके पास हेसिस लॉ क्या कहता है कि जो अगर कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप में कैरी आउट हो और उसके अंदर एनर्जी इन्वॉल्वमेंट जितनी है, इट्स अ सम ऑफ ऑल द स्टेप्स एनर्जी, जितने भी स्टेप्स इस्तेमाल हो रहे हैं, पहले स्टेप के अंदर डेल्टा वन, दूसरे स्टेप के अंदर डेल्टा एच टू इस्तेमाल हो रहा है, इनकी जो सम करेंगे वही इसके बराबर आएगा। लेट्स से एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ लेते हैं, डेल्टा एच यहां पर कितना है, 90 हमारे पास किलो जूल पर मोल है। और अगर यहां बात करते हैं डेल्टा एच वन में कितना है, 45 किलो जूल पर मोल है, और यहां पर भी हमारे पास कितना है, 45 किलो जूल पर मोल है। सो अल्टीमेटली यहां पर आपके पास है 90 एंड यहां पर 45 प्लस 45 इट गोज टू 90। इट मींस दोनों को बराबर होना जरूरी है, तो ये दोनों जरूरी है। इट मींस एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड है, एनर्जी सेम है अलोंग द सिस्टम। अब यहां पर सर ये इस्तेमाल क्यों करते हैं, हेसिस लॉ अप्लाई क्यों करते हैं हम? याद रखिएगा, एंथैल्पी चेंजेस को ऑब्टेन करने के लिए, खासतौर पे एंथैल्पी चेंजेस ऑफ कंबशन हो गया या एंथैल्पी चेंजेस ऑफ रिएक्शन को हम ऑब्टेन करते हैं डायरेक्टली बाय कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर नॉर्मली दो तरह के आप अपने कोर्सेज में देखते हैं। फर्स्ट वन इज द ग्लास कैलोरीमीटर एंड द सेकंड वन इज बॉम्ब कैलोरीमीटर।
अच्छा, ये जो ग्लास कैलोरीमीटर या बॉम्ब कैलोरीमीटर हैं, ये टाइप्स हैं कैलोरीमीटर की, और कैलोरीमीटर का मकसद क्या होता है कि हम एंथैल्पी चेंज को फाइंड आउट कर सकें बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन की कितना चेंज आया आपकी एंथैल्पी के अंदर बाय यूजिंग द हीट डिफरेंस और टेम्परेचर डिफरेंस। अब यहां पर एंथैल्पी चेंज हम डायरेक्टली ऑब्टेन कर रहे हैं। बहुत सी जगहों पे आपको डायरेक्टली ऑब्टेन नहीं कर सकते, आप डिटरमाइन नहीं कर सकते या डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते एंथैल्पी चेंज, तो वहां पर आप हेसिस लॉ अप्लाई करते हैं, जिसमें आप इनडायरेक्ट रूट की एनर्जी को के थ्रू आप डायरेक्ट रूट की एनर्जी फाइंड आउट करते हैं, या डायरेक्ट रूट की एनर्जी के थ्रू आप इनडायरेक्ट एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं, मतलब एंथैल्पी चेंजेस को फाइंड आउट करते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ व्हिच इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अच्छा याद रखिएगा, यहां पे हेसिस लॉ के अंदर ये साइकिल हमने इस्तेमाल किया, दिस इज द एग्जांपल एंड दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी साइकिल। ये एंथैल्पी साइकिल कहलाता है। अभी अगर मैं आपको एक और एंथैल्पी साइकिल एक रफ आइडिया आपको दूं, जस्ट नाउ अभी हम बात कर रहे थे हेसिस लॉ ऑफ हीट ऑफ समेशन, जैसे हम हेसिस लॉ भी कहते हैं और उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहा जा सकता है। इसमें एंथैल्पी साइकिल क्या है, एंथैल्पी साइकिल को अगर हम डिस्कस करें यहां पर, लेट्स से हम बात करते हैं, ये हैं एलिमेंट्स आपस में मिलकर कोई भी रिएक्टेंट फॉर्म करेंगे एंड रिएक्टेंट आपस में मिलकर कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। अब यहां जरा समझिएगा, इसको समझना बहुत जरूरी है। दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी साइकिल। इस तरह के आपको साइकिल अपनी डिफरेंट बुक्स में, खास तौर पे ए लेवल के फर्स्ट लेवल के अंदर आपको ये मिलेंगे, वहां पर डिटेल में इस चीज की इंफॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ। अब यहां पर देखें कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज डेल्टा एच आर, ये डेल्टा एच आर है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि एलिमेंट्स आपस में मिले और ये रिएक्टेंट्स पहले बने, तो इसको हम डेल्टा एच वन से कंसीडर कर लेते हैं। बट अगर एलिमेंट्स डायरेक्टली प्रोडक्ट में चले गए तो इसको हम डेल्टा एच टू कंसीडर कर सकते हैं। दिस इज योर डायरेक्ट रूट। ये आपके पास क्या है, डायरेक्ट रूट है, हमारे पास डायरेक्ट रूट, दो दफा डायरेक्ट लिख दिया, दिस इज डायरेक्ट रूट। ये डायरेक्ट है कि एलिमेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट में चले गए, बट यहां क्या है कि एलिमेंट्स पहले रिएक्टेंट फॉर्म कर रहे हैं और रिएक्टेंट आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसके लिए डिफरेंट एनर्जीज हैं। अब यहां पर आपको ये मेंशन होना बहुत जरूरी है कि डायरेक्ट मेथड तो डायरेक्ट रूट तो ये है, इनडायरेक्ट रूट क्या है, इनडायरेक्ट रूट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह की डॉटेड लाइंस क्रिएट की जाती है, बनाई जाती है। इट मींस इनडायरेक्ट रूट क्या है कि एलिमेंट्स पहले रिएक्टेंट बनेंगे और रिएक्टेंट से कहां जाएंगे, प्रोडक्ट के अंदर जाएंगे। सो दिस इज द डायरेक्ट रूट एंड दिस इज इनडायरेक्ट रूट। अब यहां पर हम अगर अप्लाई करते हैं हेसिस लॉ को, तो यहां कंफ्यूजन बच्चों को होती है कि सर हम यहां डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू क्यों नहीं कर रहे। तो इसको समझने के लिए आपको डायरेक्ट रूट का पता होना चाहिए और इनडायरेक्ट रूट का पता होना चाहिए। अगर हम अप्लाई करते हैं अप्लाइंग हेसिस लॉ, हेसिस लॉ अप्लाई करने के लिए आप जरा देखें डायरेक्ट रूट क्या है। डायरेक्ट रूट हमेशा बराबर होता है ऑल इनडायरेक्ट रूट, डेल्टा एच टू इज इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच आर। तो इस केस में आपके पास जो हेसिस लॉ की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनेगी वो डेल्टा एच टू, यहां हमने डेल्टा एच टू कंसिडर किया या कुछ भी और भी कंसिडर कर सकते थे, तो ये बराबर होगा पहले एनर्जी जो लग रही है इस एलिमेंट्स को इसमें कन्वर्ट होने में, रिएक्टेंट में, और रिएक्टेंट फिर प्रोडक्ट में जा रहे हैं, तो इन दोनों एनर्जीज का सम जो होगा वो डेल्टा एच टू होगा। इसका मतलब क्या है, हमें सीखने को क्या मिला, हमें सीखने को यहां से ये मिलता है कि इसका मतलब ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि डेल्टा एच एफ है या डेल्टा एच आर है वो सम होगा बाकी तमाम की तमाम एनर्जीज का। हमें आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि डायरेक्ट रूट क्या है और इनडायरेक्ट रूट क्या है। इट विल रियली हेल्प यू इन योर ए लेवल एग्जाम एज वेल इन योर लोकल बोर्ड एग्जाम। ये आपको बहुत हेल्प करेगा हेसिस लॉ को समझने के लिए। तो हेसिस लॉ क्या है, हेसिस लॉ क्या कहता है, कोई भी रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा है, जो एनर्जी इन्वॉल्वमेंट है उसकी उतनी ही, अगर वही रिएक्शन एक से ज्यादा मल्टीपल स्टेप में हो रहा है तो एनर्जी भी सेम रहेगी, एनर्जी विल रिमेन कंजर्व।
यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल को समझेंगे, केमिकल रिएक्शन की एग्जाम्पल को समझेंगे हैसेस लॉ ऑफ हीट ऑफ समेशन के रेफरेंस से। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पे एक चार्ट नजर आएगा आपको जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर सोडियम कार्बोनेट और वाटर क्रिएट कर रहा है, जिसकी एनर्जी चेंजेस जो है वो -90 है। अगर हम इसको मल्टीपल स्टेप में करें, दिस इज द फर्स्ट सिंगल स्टेप कि कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल डायरेक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला और डायरेक्टली हमारे पास सोडियम कार्बोनेट मिल गया। अगर हम इसको मल्टीपल स्टेप में करते हैं तो सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे लेट्स से दिस इज द सिंगल स्टेप के फर्स्ट मोल के 2 मोल में से 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिले, -49 जो किलो जूल पर मोल इसकी एनर्जी चेंजेस आई और हमारे पास जो बन रहा है प्रोडक्ट वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। नाउ अगेन ये सोडियम बाइकार्बोनेट सेकंड मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलेगा, सेकंड स्टेप होगा हमारे पास, एंड एनर्जी चेंजेस होगी -41 किलो जूल पर मोल बनके फिर हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट है सोडियम कार्बोनेट ये मिल जाएगा। अगर हम अप्लाई करते हैं हैसेस लॉ को तो दैट इज द सिंगल स्टेप जो कि 90 किलो जूल पर मोल की एनर्जी चेंजेस आ रही हैं, और यहाँ ये जो इस रूट पे जा रहे हैं ये है मल्टीपल स्टेप। तो सिंगल स्टेप जो है अकॉर्डिंग टू हैसेस लॉ, जो सिंगल स्टेप है इज इक्वल्स टू द मल्टीपल स्टेप, उनके तमाम एनर्जीज का सम मल्टीपल स्टेप का वो भी सिंगल स्टेप के बराबर ही होगा। सो डेल्टा एच को रिप्रेजेंट किया गया है सिंगल स्टेप को इज इक्वल्स टू डेल्टा H1 जो कि फर्स्ट स्टेप है एंड देन डेल्टा H2 देन सेकंड स्टेप है। अगर हम बात करते हैं डेल्टा H की वैल्यू जो है वो -90 किलो जूल पर मोल इज इक्वल्स टू डेल्टा H1 इज 49 प्लस -41 is the value of delta H2. Now -90 is equals to 49 minus plus minus यहां पर भी माइनस है 49 के साथ, तो -41 -49 and -41 is equals to -90 that are the same energy। कि अगर रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रहा है या मल्टीपल स्टेप में हो रहा है, दोनों सूरतों पर एनर्जी जो है वो सेम रहेगी, कंजर्व रहेगी। तो दैट इज अ प्रूफ ऑफ हैसेस लॉ ऑफ हीट ऑफ समेशन। सो दैट इज अ हैसेस लॉ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड all the things related to Hess's law of heat of summation। बहुत आसान सा लॉ है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर या नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें अगर आपके लोकल बोर्ड की बात करें तो उसमें हीट ऑफ फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि हैसेस लॉ की जो हमारे पास कंडीशन है, ये इक्वेशन जो है ये मल्टीप्लाई भी हो सकती है, डिवाइड भी हो सकती है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है। तो हम उसकी मदद से, हैसेस लॉ की मदद से हम हीट ऑफ फॉर्मेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे इनडायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्टली अगर हमें मालूम करना होता तो हम ग्लास कैलोरीमीटर या बॉम्ब कैलोरीमीटर की हेल्प से कर सकते थे, बट हैसेस लॉ को अप्लाई करते हुए हम न्यूमेरिकली उसको सॉल्व करेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन को। और इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच।